हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज इज पावर में। और आज का जो हमारा लेक्चर है, जो हमारी सीरीज चल रही है, उस सीरीज का जो पार्ट है वो है 13, मतलब 13वां लेक्चर है दोस्तों। इसमें आज हम अधिगम के बारे में पढ़ेंगे कि अधिगम क्या होता है और उससे संबंधित कुछ उसकी परिभाषाएं और किस टाइप से अधिगम होता है बच्चे में, उसके विकास के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहें। ठीक है ना। तो ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अधिगम अधिगम क्या होता है कि सामान्यतः हम सीखने को अधिगम मान लेते हैं, परंतु वास्तविक अर्थों में केवल सीखना अधिगम नहीं है। सीखने के बाद यदि वह व्यवहार हमारे व्यवहार में स्थायी हो जाता है तो अधिगम कहलाता है। क्या दिया है दोस्तों कि सामान्यतः हम सीखने को अधिगम मान लेते हैं, परंतु वह अधिगम नहीं होता है। यदि सीखना अधिगम नहीं होता है, सीखने के बाद यदि व्यवहार हमारे व्यवहार में स्थायी हो जाता है, यदि कोई व्यवहार हमारे व्यवहार में स्थायी हो जाता है तो अधिगम कहलाता है। सर्टेन ने कहा है, क्या कहा है कि प्रतिदिन होने वाले नए नए अनुभवों के कारण हमारे व्यवहार में आने वाले स्थायी परिवर्तन को ही अधिगम कहते हैं। क्या कहते हैं कि प्रतिदिन होने वाले नए नए अनुभवों के कारण हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन आते हैं, उस परिवर्तन को ही क्या कहा जाता है? अधिगम कहा जाता है। वुडवर्थ ने भी कहा है कि सीखना विकास की प्रक्रिया है। क्या है दोस्तों? सीखना विकास की प्रक्रिया है। ठीक है ना। जन्म से ही बच्चा जो है सीखना प्रारंभ कर देता है दोस्तों, और वो धीरे धीरे सीखता चला जाता है, और कुछ समय बाद सीखना स्थायी हो जाता है। लेकिन उसका जो क्षेत्र है दोस्तों, वो क्या होता जाता है? विस्तृत होता जाता है। एक बालक व्यक्ति में नियमित रूप से जो परिपक्वता के दिशा में परिवर्तन आते हैं, विकास को दर्शाते हैं, तथा इन्हीं स्थायी होने पर अधिगम की संज्ञा दी जाती है। तो इन्हें ही दोस्तों क्या दी जाती है? अधिगम की संज्ञा दी जाती है। अधिगम की कुछ अवधारणाएं या परिभाषाएं दोस्तों, तो वो भी पढ़ लेते हैं। वुडवर्थ ने क्या कहा है दोस्तों? परिभाषाओं तो काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए परिभाषाएं महत्वपूर्ण होती हैं। वुडवर्थ ने कहा है कि नवीन ज्ञान एवं प्रतिक्रियाओं को अर्जित करना ही अधिगम कहलाता है। नवीन ज्ञान एवं प्रतिक्रियाओं को अर्जित करना ही क्या कहलाता है दोस्तों? अधिगम कहलाता है। गिलफोर्ड ने कहा है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में आने वाला स्थायी परिवर्तन ही अधिगम है। व्यवहार के कारण व्यवहार में आने वाला स्थायी परिवर्तन ही अधिगम है। स्किनर के अनुसार व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन ही अधिगम है। व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन ही अधिगम है। ये किसने कहा है? तो ये स्किनर ने कहा है। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है दोस्तों? क्रो एंड क्रो ने कहा है कि नया ज्ञान, आदत एवं आवृत्तियों का अर्जन करना ही अधिगम कहलाता है। साथ ही गेट्स ने भी अपने यहाँ पे विचार प्रस्तुत किए हैं कि अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में स्थायी उन्नयन ही क्या कहलाता है दोस्तों? अधिगम कहलाता है। अधिगम की विशेषताएं हैं दोस्तों। तो अधिगम की क्या विशेषताएं, जो परिभाषाएं थी जो हमने अभी पढ़ी, हमें विशेषताएं, तो विशेषताओं से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, एमपी टेट, सी टेट। तो अधिगम अनुभवों का परिणाम है। क्या है दोस्तों? अधिगम अनुभवों का परिणाम है। अधिगम सदैव अर्जित व्यवहार है। कैसा व्यवहार है दोस्तों? अर्जित व्यवहार है। अधिगम सदैव अर्जित व्यवहार है। अधिगम एक प्रकार से सीखना है। अधिगम सार्वभौमिक होता है। अधिगम कार्य एवं परिणाम है दोस्तों। अधिगम उत्पादन है। अधिगम अनुभवों का संगठन है। अधिगम अनुभव प्रशिक्षण का परिणाम होता है। अधिगम आत्तों के निर्माण की प्रक्रिया है। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। ठीक है ना दोस्तों। तो ये विशेषताएं थी। विशेषताओं से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इसलिए इनको भी इम्पोर्टेंट करके रखना है हमको। ठीक है ना। तो क्या है? अधिगम अनुभवों का परिणाम है। अधिगम सदैव अर्जित व्यवहार है। अधिगम एक प्रकार से सीखना है। अधिगम सार्वभौमिक होता है। अधिगम कार्य एवं परिणाम है। अधिगम उत्पादन है। अधिगम अनुभवों का संगठन है। अधिगम अनुभव एवं प्रशिक्षण का परिणाम है। अधिगम आत्तों के निर्माण की प्रक्रिया है। और अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। अब अधिगम की क्या अवस्थाएं होती हैं, तो अवस्थाओं के बारे में पढ़ लेते हैं कि कोई भी बालक सीखने के दौरान एक समान गति से नहीं सीख पाता, और वह सीखते समय अलग अलग लक्षण प्रकट करता है, तथा उसके सीखने में उतार चढ़ाव आता रहता है। ठीक है ना। कोई भी बालक क्या है दोस्तों?
कि कोई भी बालक सीखने के दौरान एक समान गति से नहीं सीखता। ठीक है ना, आप भी अनुभव करते हैं और आप भी ऐसा टीचर होंगे और कहीं ना कहीं एडों पे पढ़ा रहे होंगे, तो कोई भी बालक सीखने के दौरान एक समान गति से नहीं सीख पाता है और वह सीखते समय अलग अलग लक्षण प्रस्तुत करता है। कोई मंद गति से सीखता है तो कोई तेज गति से, तथा उसके सीखने में उतार चढ़ाव आता रहता है। और इसी को ही क्या कहा जाता है दोस्तों, अधिगम की अवस्थाएं कहा जाता है। तो प्रारंभिक अवस्था है, प्रारंभिक अवस्था के बालक प्रारंभ में अत्यधिक ऊर्जावान होने के कारण तीव्रता से एवं अधिक मात्रा में सीखता है। प्रारंभिक अवस्था में क्या करता है कि उसमें ऊर्जा भी अधिक होती है और वह अधिक तीव्रता से अधिक मात्रा में सीखता है। लेकिन मध्यावस्था में सीखने के दौरान बालक में थकान, आलस आदि पैदा होने लगते हैं तथा उसके सीखने की गति क्या हो जाती है दोस्तों, मंद हो जाती है। कहाँ हो जाती है, मध्य अवस्था में। और अंतिम अवस्था में सीखने के दौरान एक ऐसा समय आ जाता है कि बालक का सीखना चरम सीमा पर पहुंच जाता है और वह सीखना बिल्कुल क्या कर देता है दोस्तों, बंद कर देता है। यहाँ पे नोट करने वाली एक बात है कि सीखने की अवस्थाएं बनना सार्वभौमिक नहीं है। ऐसा नहीं है कि बालक बंद ही कर देता है या सीखता ही नहीं है, तो ये सार्वभौमिक नहीं है। ये सार्वभौमिक नहीं है, किसने कहा है दोस्तों, तो ये थर्नडाइक, स्किनर और गेट्स आदि का मानना है कि सीखने की अवस्थाएं बनना सार्वभौमिक नहीं है। ठीक है ना। फिर अधिगम के पठार हैं दोस्तों, वक्र या पठार। इसकी परिभाषा बहुत एग्जामों में पूछी जाती है दोस्तों कि सामान्य रूप से सीखने वाला बालक जब सीखने के दौरान कोई रुकावट महसूस करता है तो वह अधिगम का पठार बनाता है। तो यही जो परिभाषा जो लिखी हुई है यहाँ पे, जो लिखी हुई है कि सामान्य रूप से सीखने वाला बालक जब सीखने के दौरान कोई रुकावट महसूस करता है तो इसको क्या कहा जाता है, अधिगम का पठार कहा जाता है, अधिगम का वक्र कहा जाता है, क्या कहा जाता है। ठीक है ना। तो इसी को ही क्या कहा जाता है दोस्तों, अधिगम का पठार या वक्र कहा जाता है। यहाँ पे ये डायग्राम बना है, ये बच्चा सीख रहा है दोस्तों। ठीक है ना। सीखते 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 ये लाइन चली जाती है और एक समय ऐसा आता है कि वो सीखना यहाँ पे, फिर उसका सीखना सीधी दिशा में जाता है, लेकिन सीखते सीखते फिर वो दोबारा पुनः सीखने लगता है और पुनः प्रारंभ कर देता है। और इसी को ही क्या कहते हैं दोस्तों, अधिगम का पठार कहते हैं। ठीक है ना। तो दो सीखने की अवस्थाओं के बीच आने वाली रुकावट या बाधा को ही क्या कहा जाता है, अधिगम का पठार कहते हैं। अधिगम का पठार बनने के कारण क्या कारण है दोस्तों, अधिगम के पठार बनने के क्या कारण है, तो कारणों से भी कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि बालक की सीखने की इच्छा अधिगम का पठार बनाती है। वह किस टाइप से सीख रहा है, ठीक है ना, सीखने में कौन सी चीज़ उसे अच्छी लग रही है, कौन सी चीज़ उसे बुरी लग रही है, ये भी उस पर निर्भर करता है। शिक्षण की शिक्षण विधि वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि शिक्षण की शिक्षण विधि भी सीखने के पठार को का कारण है, बनने का कारण है। विषय वस्तु की प्रकृति और जो जटिलता होती है दोस्तों, वो भी अधिगम का पठार बनने का कारण होती है। थकान भी अधिगम का पठार बनने का कारण होती है। बिंदु का परिवर्तन, सीखने का समय आदि। ठीक है ना। वक्र, अब वक्र क्या होता है, तो किसी भी बालक के सीखने की मात्रा एक समान नहीं रहती, बल्कि उसमें परिवर्तन आता रहता है। इसके आधार पर सीखने के वक्र 4 प्रकार के हो सकते हैं दोस्तों। कौन कौन से होते हैं वक्र, तो सकारात्मक या धनात्मक वक्र होता है, नकारात्मक या ऋणात्मक वक्र बनता है, सरल रेखीय वक्र बनता है और SU आकार का अधिगम वक्र बनता है। सीटेट में कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा चुका है दोस्तों। सीटेट, यूपीटेट, HTET, BTET, अदर टेट, ऑल टेट एग्जामिनेशन। ठीक है ना। फिर सकारात्मक वक्र क्या होता है या धनात्मक वक्र क्या होता है, तो यहाँ पे ये डायग्राम भी बना हुआ है दोस्तों, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा और यहाँ पे इसकी ये परिभाषा भी लिखी हुई है कि जब एक बालक प्रारंभ में मंद गति से सीखता है तथा बाद में उसके सीखने की गति तीव्र हो जाती है तो वह सकारात्मक वक्र का निर्माण करने वाली अधिगम उन्नति होती है। यहाँ पे ये डायग्राम भी दिया गया है दोस्तों। सकारात्मक वक्र किस टाइप से वह धीरे धीरे सीखता जा रहा है और उसके सीखने का निर्माण भी हो रहा है। फिर आता है दोस्तों नकारात्मक या ऋणात्मक वक्र। तो यहाँ पे डायग्राम दिया है और यहाँ पे कहा है कि जब एक बालक प्रारंभ में तेजी के साथ सीखता है परंतु बाद में उसका सीखना मंद हो जाता है तो वह सीखने में ऋणात्मक या नकारात्मक स्थिति होने से बनने वाला वक्र क्या कहलाता है दोस्तों, नकारात्मक वक्र कहलाता है। फिर सरल रेखीय वक्र क्या होता है, एक ही रेखा में चलने वाला, मतलब उसकी जो गति होती है वो एक ही होती है। ठीक है ना। सीखने की मात्रा और सीखने का समय समान रहता है तो वो सरल रेखीय वक्र कहलाता है। जैसे यहाँ पर कहा गया है कि सीखने के दौरान एक बालक जब सदैव एक समान उन्नति को दर्शाता है
ना तो वो आगे बढ़ता है ना पीछे बढ़ता है, तो उसका अधिगम वक्र सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है। इसलिए सरल रेखीय अधिगम वक्र क्या कहलाता है, कहलाता है। ठीक है ना, यहाँ पे डायग्राम भी दिया गया है। अब ये चौथा होता है एस या यू आकार का अधिगम वक्र। जब एक बालक के अधिगम में संबंधित उन्नति सदैव समान नहीं रहती, उतार चढ़ाव होता रहता है दोस्तों। ठीक है ना, कभी वह सीखता है, कभी वह नीचे आता है, फिर कभी ऊपर बढ़ जाता है, कभी सीखना बंद हो जाता है। तो इस टाइप के बनने वाले वक्र को ही क्या कहा जाता है दोस्तों, एस या यू आकार का वक्र कहा जाता है। तो ये थे 4 प्रकार के वक्र होते हैं, सकारात्मक, नकारात्मक, सरल रेखीय और एस या यू आकार का वक्र। अब है यहाँ पे अधिगम बनने के कारण, अधिगम वक्र बनने के कारण, ठीक है ना, यहाँ पे थोड़ी सी मैं आपको ये बलदेव भाटिया की बात बताना चाहूँगा कि बलदेव भाटिया कहते हैं कि ज्ञान के अभाव में एक शिक्षक उस नाविक के समान है जिसे अपनी मंजिल का पता नहीं है, और उसके विद्यार्थी उस पतवार के समान है जो तपट्टे खाकर किनारे जा टकराएंगे। ठीक है ना, तो बलदेव भाटिया कहते हैं कि ज्ञान के अभाव में एक शिक्षक उस नाविक के समान है जिसे अपनी मंजिल का पता नहीं है, और उसके विद्यार्थी उस पतवार के समान है जो थपट्टे खाकर किनारे जा टकराएगी। ठीक है ना, अधिगम वक्र बनने के कारण क्या है कि विषय वस्तु की प्रकृति एवं जटिलता। अधिगम वक्र बनने के कारण है विषय वस्तु की प्रकृति एवं जटिलता। जो बाधा है, जो पठार हैं, वो वक्र की बनने के कारण होते हैं। शिक्षण विधि एवं शिक्षक का व्यवहार किस टाइप का है दोस्तों, शिक्षक की शिक्षण विधि किस टाइप की है, वो बच्चे को रोचक लग भी रही है कि नहीं लग रही, तो इस टाइप से ये अधिगम वक्र बनने के कारण होती है। सीखने की इच्छा भी इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। यहाँ पे बुद्धि लब्धि भी बहुत ही काम आती है दोस्तों। बच्चा मंद बुद्धि का है या तेज बुद्धि का है, यहाँ पर बुद्धि लब्धि भी अपना रोल प्रस्तुत करती है। सीखने का उद्देश्य भी यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सीखने की गति, परिपक्वता, आयु पर भी निर्भर करती है। फिर अधिगम का स्थानांतरण, तो साथ ही साथ हम अधिगम का स्थानांतरण भी पढ़ लेते हैं दोस्तों। अधिगम का स्थानांतरण, एक परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान का उपयोग दूसरी परिस्थिति में करना ही अधिगम का स्थानांतरण कहलाता है। तो एक परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान का उपयोग दूसरी परिस्थिति में करना ही क्या कहलाता है दोस्तों, अधिगम का स्थानांतरण कहलाता है। अब किस टाइप से एक परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान का हम दूसरी परिस्थिति में उपयोग कर सकते हैं, तो हम जानने का प्रयास करते हैं दोस्तों। जैसे एक बालक को सबसे पहले भाषा का ज्ञान दिया जाता है तथा उसके बाद भाषा के ज्ञान के आधार पर वह अन्य विषय भी पढ़ने लगता है। अन्य विषय में पढ़ने में भाषा का उपयोग होना ही भाषा का ज्ञान है, अधिगम का अंतरण है। ठीक है ना, यही है कि एक बालक सबसे पहले भाषा का ज्ञान दिया जाता है, उसके बाद भाषा के ज्ञान के आधार पर अन्य विषय भी पढ़ने लगता है। तो भाषा का ज्ञान हो गया, अन्य विषय पढ़ने लगा, और यही क्या हो गया, अधिगम का स्थानांतरण हो गया। कॉल्सनिक ने कहा है, यहाँ पे कॉल्सनिक क्या कहते हैं कि पहली परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान अभियोग्यता एवं कौशल का दूसरी परिस्थिति में उपयोगी अधिगम का अंतरण कहलाता है। पीटरसन भी कहते हैं कि अधिगम अंतरण एक परिस्थिति में प्राप्त अनुभवों, विचारों का दूसरी परिस्थिति में विनियोग कहलाता है। अंडरवुड भी कहते हैं कि वर्तमान क्रिया पर पड़ने वाला एवं अनुभवों का प्रभाव भी अधिगम का अंतरण कहलाता है। सिद्धांत, तो दोस्तों अधिगम के सिद्धांत हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये अधिगम का स्थानांतरण और इसमें अधिगम से संबंधित परिभाषाएं, पठार, वक्र पढ़े हमने। ठीक है ना, तो वीडियो पसंद आई हुई तो दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू, धन्यवाद।